ओमिक्रॉन के आने की आशंका। शिवराज ने फिर संभाला मोर्चा। अपील के बाद खुद पहनाते दिखे मास्क। खतरे को भांप जनता को कर रहे तैयार। अपने बच्चों को बचा सके, अपने प्रदेश को बचा सके, और इसलिए मैं अपील करने निकला हूँ कि मास्क जरूर लगाएं। साल चाहे कोई भी हो, शिवराज हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पहल करने की उनकी इस जबरदस्त काबिलियत की कोरोना के समय भी खूब चर्चा है। जनता की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। संजीव टीका लगा कि परिवार में सबको लग गया, तो मास्क और लगाओ आप। कोरोना की तीसरी लहर से बचना है भैया। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत में अभी इसका एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन आने वाले खतरे को लेकर पहले से ही जन जागरण करने में शिवराज लग गए हैं। अगर कोरोना के नियम का पालन होगा, टीके का दूसरा डोज लग जाएगा, तो ओमिक्रॉन को भी आसानी से हराया जा सकेगा। पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है, उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी। स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा ही वो वेरिएंट था जिससे दूसरी लहर आई थी। इसलिए शिवराज अगर जन जागरण को लेकर मैदान में है, तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि वो हर मुश्किल वक्त में जनता के साथ नजर आते हैं। चाहे ओलावृष्टि हो या बाढ़ या फिर बेटियों की बात, मामा एक्शन में ही नहीं आते, बल्कि सीधे पीड़ित के पास पहुंच जाते हैं। इस बार कोरोना को लेकर उन्होंने जागरूकता के लिए कमर कसी है। हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। भाई, कांग्रेस ने तो पहले भी, कमलनाथ जी ने पूरी मदद की, ये ऑक्सीजन लाने में मदद की सरकार की, विपक्ष में रहकर। इंजेक्शंस उन्होंने दिलाए कई जिलों में, छिंदवाड़ा के अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, सब जगह। कांग्रेस के हर आदमी ने, हमने यहाँ करीब 50 लाख रुपए निधि से देकर अस्पतालों को फिट किया है, लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए, लोगों की उस समय मदद की। हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने, विधायक ने लोगों की मदद की। और जैसे पहले मदद की, अगर ये तीसरी लहर आती है दुर्भाग्यवश, तो कांग्रेसमैन तो सड़क पे पहले से ही है। ये तो बार बार कहते हैं कि हम सड़क पे आएंगे। कांग्रेस सड़क पे है, जनता के बीच में, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। आज जब वैश्विक रूप से इस बात को समझ में आ रही है कि कई देशों में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तीसरी लहर की आशंका दिखाई दे रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि इस बात को लेकर हम पहले ही जागरूक हो जाएं और लोगों के बीच में निकल पड़े। क्योंकि पहले जो कोरोना की दोनों लहर थी, निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन इस लहर में यदि हम पहले ही अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबका वैक्सीनेशन हो चुका, मास्क पहन लेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये भारत के हित में होगा, देश के हित में होगा। इसलिए जो भी शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत सार्थक प्रयास वो अपने आप में है। सियासत तो तब भी थी जब शिवराज पहली बार सीएम बने, लेकिन तब से लेकर आज तक शिवराज का कद बढ़ता ही गया है। तभी तो वो सीएम का सबसे पसंदीदा चेहरा है। लेकिन यहाँ उनकी पहल पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये इनिशिएटिव विधायक नौकरशाह क्यों नहीं लेते? क्या सीएम की पहल का ही इंतजार रहता है, या फिर उन्होंने मान लिया है कि जब तक कोई जगाएगा नहीं, तब तक उठेंगे नहीं? हालांकि फर्ज तो लोगों का भी बनता है कि वो अलर्ट रहें और वही साहस दिखाए जैसे पहली और दूसरी लहर के वक्त दिखाया था। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तीसरी की तैयारी। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमेशा कहा जाता है, बड़ा सुंदर वो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं और मुझे बहुत अपील करता है वो कि दुर्घटना से रोकथाम भली। बहुत सुंदर बात है कि आप अगर पहले तैयारी कर लें, जैसे आप नालियों की निकासी की व्यवस्था करते हैं, घर में देखते हैं कि पानी निकलने के लिए ढलान किस तरह से बने, किस तरफ जाए, इसी तरह
तीसरी लहर आए या ना आए, लेकिन ये आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त इसके लिए होनी चाहिए। शिवराज एक ऐसे नेता हैं जो ऐसा कोई भी घटनाक्रम घटता है तो वो लोगों के बीच होना पसंद करते हैं। विपक्ष इसे इस नज़रिए से देखता है, आलोचक इसे इस नज़रिए से देखते हैं, जो उनका अधिकार है कि ये तो एक किस्म का राजनीतिक प्रहसन है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा है जो शिवराज जी इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन शिवराज जब निकलते हैं तो खुद शिवराज भी ये जानते हैं और लोगों को भी अच्छा लगता है कि उनका मुख्यमंत्री, उनका प्रदेश का मुखिया उनके बीच में है। पुराने समय में हम देखते हैं तो एक दौर ऐसा भी था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या नामचीन गज़लकार हों या लेखक हों, उनसे हाथ मिलाने के बाद लोग लंबे समय तक हाथ नहीं धुलते थे कि साहब ये हमने हाथ मिलाया है अमृता प्रीतम जी से, हमने हाथ मिलाया है हरिवंश राय बच्चन से, हमने नीरज जी से हाथ मिलाया है, हमने फला अभिनेता अभिनेत्री से हाथ मिलाया। 3, 4, 5 दिन 10 दिन हम नहीं कर रहे। ये फीलिंग अमिताभ बच्चन से मिलाया हाथ तो ये रहेगा। अब जिस चेहरे पर मुख्यमंत्री स्वयं मास्क लगा दें, उस व्यक्ति से हम ये अपेक्षा ना करें भले ही कि वो मास्क ज़िंदगी भर लगाए रहेगा जो मुख्यमंत्री ने लगाया, लेकिन वो मास्क लगाना भूलेगा नहीं, क्योंकि एक मैसेज है कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने उसको मास्क पहनाया या उनकी दुकान के सामने से निकल गए। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही होता है। विपक्ष के लिए जैसा मैंने कहा कि उसके लिए ये अलग बात होती है, लेकिन प्रश्न जो आपने देखा भी पैकेज में कि आखिर अगर शिवराज जी करते हैं तो क्या बाकियों के लिए प्रतिबंध है? क्या सब प्रतिबंधित हैं या उनकी श्रद्धा नहीं है ये करने में? और बात सिर्फ यहाँ राजनीतिक नुमाइंदों की ही नहीं हो रही है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। बात हो रही है पूरे सिस्टम की, जिसका हिस्सा आप और हम भी हैं। क्या हम समाज नहीं है? मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, क्या मैं महीने में 2 दिन नहीं निकाल सकता कि भैया मास्क लगा लीजिए? अपनी जेब से जितनी भी श्रद्धा है, अगर 3-3 रुपए के डिस्पोजेबल मास्क हैं, 5-5 रुपए के हैं, तो क्या 20 रुपए के मास्क खरीद के बांटने की हैसियत हमारी नहीं है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ज्ञान तो हम बहुत देते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हमेशा हम ये भी देखते हैं कि हमारी जेब से पैसा वही निकलवा लेता है जो हमारे ऊपर हमला करता है। चंदा वसूलने के लिए कई लोग आ जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो आपसे आपकी जेब से मनमाना चंदा लेके चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है देने की। लेकिन वहीं आप किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई सा कहे स्वेच्छा से एक पेटी रख दे सड़क पर कि किसी गरीब की लड़की का विवाह होगा, तो देख लीजिएगा साहब शाम को सभ्य समाज की कलई खुल जाएगी। खैर, फिर ज्ञान देने लगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए हम लौटते हैं मुद्दे की तरफ कि आखिर शिवराज जी करते हैं तो ये पूरा तंत्र सेंसिटाइज उस तरह से होना चाहिए। शिवराज जी ये दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक, नैतिक, सामाजिक दबाव तो आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, भले ही आप कहें कि इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा या वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। मान लिया, चलिए राजनीतिक व्यक्ति करता है तो राजनीतिक फ़ायदा वो देखता ही होगा, ये हम मान लेते हैं। आप ये कहिए कि मैं तो निष्काम योगी हूँ, कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का हो, लेकिन कम से कम कोरोना के इस दौर में एक व्यक्ति निकल कर लोगों के बीच जाता है, टोकता है, उनको मास्क पहनाता है, तो अच्छी बात है ना साहब, जागृति की बात है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हैं, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत उनका भी। पहली टिप्पणी संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप मुख्यमंत्री की ये पहल को? तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2005 से लेकर 2021 तक अपना रूप वही रखा है। शरद जी, अपनेपन का भाव बड़ी चीज़ होती है, चाहे आप राजनीति में हो चाहे समाज में हो। शिवराज जी प्रदेश की जनता के प्रति ये जताने में, बताने में हिचकते नहीं हैं कि जनता उनकी है। वो सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर, वो हमेशा जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं। कोरोना एक महामारी है जो लोगों में डर पैदा कर रही है। जब हमारा मुखिया या प्रदेश का प्रमुख जनता के बीच जाता है और जन जागृति की बात करता है, कहता है मास्क लगाइए, तो उस पर असर होता है। स्वाभाविक सी बात है, सामान्य आदमी कहेगा तो उसका असर दूसरे तरह से होगा, और जब मुख्यमंत्री इस तरह की कार्यशैली अपनाता है तो वो ज़्यादा असर करती है।
लेकिन एक चीज़ और शरद जी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग बहुत लंबे समय तक सुनते रहे हैं कि आग लगने के बाद कुआं खोदना, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि आग लगने से पहले कुआं खोदा जा रहा है। मतलब ये तैयारी है कहीं ना कहीं, और बेहतर भी है। मुझे लगता है कि इसमें सबका साथ मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कदम बढ़ाया है, विपक्ष भी साथ रहेगा और समाज भी साथ होगा, तो लड़ाई बड़ी आसानी से लड़ी जा सकेगी। ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने संदीप जी। और जिसको कहा भी जाता है कि हर जगह नज़रिया राजनीतिक और संदेह का नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार को भी यही सिखाया जाता है कि संदेह करिए, आपके सवाल जो हैं उन सवालों में समर्पण नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वही बात है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर चीज़ में अक्ल लगाकर ये सोचना कि इससे क्या नफ़ा क्या नुकसान, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। जी क्या कहेंगे अवनीश जी? देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात तो इसमें देखें, सावधानी बरतना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे सावधानी शिवराज जी बरतें या भूपेश बघेल जी बरतें, योगी आदित्यनाथ जी बरतें या अशोक गहलोत जी बरतें। देखिए तीसरी लहर जो कोरोना की है, भले वो वेरिएंट हमारे देश में भी प्रवेश नहीं करे, मुझे लगता है सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन शरद जी, मैं इस जगह मेरा कंसर्न, जो मेरी चिंता वो ये है कि ये जितने मुख्यमंत्रियों को मैं नाम गिनाए, उनमें से शिवराज जी में एक चीज़ अलग है। जैसे फिल्मों की बात चल रही थी अभी, तो शिवराज जी थोड़े से फिल्मी हैं। शिवराज जी में थोड़ी सी, मैं कहूँगा, बहुत अच्छे एक्टर हैं, थोड़ी सी नाटकीयता ज़्यादा है अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से। तो शिवराज जी इस चीज़ में माहिर है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि इतिहास जो है मध्य प्रदेश का शिवराज जी का, वो बड़ा कोरोना के मामले में शरद जी बड़ा डराने वाला रहा है। चाहे पहली लहर हो और दूसरी लहर का, तो ऐसा इतिहास रहा है शरद जी कि जिसके बारे में कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ना ही कहें तो अच्छा, मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, शिवराज जी ही जीत जाएं। शिवराज जी जो सावधानी बरत रहे हैं, अगर वही अच्छा रहे तो अच्छा है, क्योंकि इतिहास बड़ा बुरा है दूसरी लहर का। हमने देखा किस तरह से इसी मध्य प्रदेश में, इसी भोपाल के मुक्ति धामों पर जिस तरह से हमने भीड़ लगी देखी। तो मेरा सवाल ये भी है, उसकी क्या तैयारी? हमने ये भी देखा ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे। लेकिन वहीं आप देखें शरद जी, हमारी एक जो केंद्र सरकार, निष्ठुर सरकार बैठी, उसने लोकसभा राज्यसभा में कहा कि ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई। इसके अलावा तो मेरा सवाल है, आपने ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए, उनकी आज क्या स्थिति है? उनमें कितना ज़्यादा स्टॉक है, कितना बफरिंग है? इसके अलावा शरद जी, पिछली बार हमने देखा रेमडेसिविर की कालाबाजारी देखी। संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे, दवाइयों की कालाबाजारी हमने देखी, रेमडेसिविर की देखी। अब इस नए वेरिएंट के साथ आप कौन सा एंटीबायोटिक, क्योंकि हमारा विज्ञान देखा है, प्रदेश का, देश का, विश्व का बहुत अग्रणी, हमारा मेडिकल साइंस बहुत अग्रणी है, वो निश्चित तौर पर ये पता लगा सकता है कि इस बार कौन सा एंटीबायोटिक आएगा। तो शरद जी आप देखें, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग पूरी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियों का ऑपरेशन है, जो फार्मा कंपनी है। तो उनसे भी मुझे लगता है शिवराज जी को एक बैठक करनी चाहिए, जो स्वास्थ्य मंत्री को बैठक करना चाहिए कि साहब, अगर ये इस तरह के इंजेक्टेबल की आवश्यकता पड़ी तो हमारे सप्लाई और डिमांड में कितना गैप आ सकता है और कितना, क्योंकि शरद जी देखिए, ध्यान रखिए, सिर्फ आपका इस तरह से बयान देना, इस तरह से मीडिया के सामने आना ही काफी नहीं है, तो आप सदैव करते हैं आप अगर। लेकिन शरद जी आश्चर्य इस बात का है, एक इतने बड़े कितना पूरे सिस्टम का मुखिया, हमने पिछली बार भी देखा, उनको अपने घर में बताना पड़ा कि मास्क लगाइए। देखिए मास्क लगाने के लिए तो मोबाइल पर भी पिछले 2 साल से अमिताभ बच्चन जी लगातार कह रहे हैं मास्क के लिए। लेकिन शरद जी उसके बाद भी अगर आपके प्रदेश में नियमों का पालन नहीं हो रहा तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं देखूं 5 तारीख की आप बात करें तो पाताल पानी में खुद शिवराज जी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब ये दोनों बातें कैसे होंगी, जिसमें 500 बसें अधिकृत की गई हैं, तो दोनों बातें कैसे साबित होंगी? आशीष जी आप क्या कहेंगे? आप जी आशीष जी। देखिए ये तो स्वीकारना ही होगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एक उम्दा लीडर हैं, और अंग्रेजी की वो उस कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं कि अ लीडर लीड बाय एग्जाम्पल एंड लीड फ्रॉम फ्रंट। तो वो एकदम आगे खुल के खेलते हुए भी नजर आते हैं और उदाहरण पेश करते हुए नजर आते हैं। और इसी का कारण है कि मध्य प्रदेश ने पहली और दूसरी कोरोना की लहर में राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर किया। और चूंकि मेरे कांग्रेसी मित्र कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेसी शासित राज्यों से तो बहुत बेहतर किया। जितनी अराजकता, जितनी अव्यवस्था महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश को तो भगवान का शुक्र था कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा था। और अब तीसरी लहर के आते ही जिस उन्होंने गंभीरता और संवेदनशीलता से एक तो कठिन एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेना शुरू किए,
जैसे वापस से हम मध्य प्रदेश में 70,000 RT-PCR टेस्ट करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से वे संवाद करने उतर आए हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हमने कोरोना की बाद 180 ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए हैं, उनकी मॉक ड्रिल प्रारंभ हो गई। आज मॉक ड्रिल हुई है और महीने में 2 बार होगी, ताकि उनको रूटीन में फंक्शनिंग में रखा जाए। ऐसे अनेकों निर्णय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं और इस लड़ाई को, जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट से नहीं लड़ी जा सकती, उसको जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए, ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट से कोरोना की तीसरी लहर को हटाया जाए, हराया जाए, तो वे जनता में भी उतर आए हैं। अब मेरे कांग्रेसी मित्र जितना भी ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबको प्रभारी बन जाना चाहिए। एक प्रभार महाराष्ट्र का संभाले, जो अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से ही नहीं निकल पाया था, और बाद बाकी दूसरे शासित प्रदेशों को संभालें, क्योंकि देश के एवरेज को खराब करने में इन्हीं का योगदान होता है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में टीम शिवराज बनके ये इंश्योर करेगी कि मध्य प्रदेश वासियों के सहयोग से हम तीसरी लहर को हराएं, और पहले जो हमने राष्ट्रीय औसत से बेहतर किया था, इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हम पूरे राष्ट्र में एक संदेश दें। बहुत संक्षेप में आपकी 30 सर, सेकंड। ये जो जी। महाराष्ट्र को बार बार टारगेट कर रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आपके सांसद हैं, आपके सांसद, हमारे सिर्फ 2 सांसद हैं, ध्यान रखिए, पूरे अधिकतर सांसद आपके और शिवसेना के हैं। भले ही शिवसेना के साथ हम सरकार में हैं। बाकी शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, मुंबई में एक दिन में 1400 फ्लाइट आती हैं शरद जी, और जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं आप पुणे भी जाएंगे शरद जी, तो पुणे भी एक दिन में 600 फ्लाइटें आती हैं। तो ध्यान रखिए, ये आवागमन से निश्चित तौर पे मुंबई दिल्ली में जहां अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें ज्यादा होंगी, कोरोना ज्यादा फैलेगा। आप खुश मत होइए कि आपके, क्योंकि आपके यहाँ देखा जाए तो भोपाल में सिर्फ 28 फ्लाइटें हैं और इंदौर में 68 फ्लाइटें हैं। उसके बावजूद आप देखें तो आपके यहाँ जो कोरोना का एवरेज रहा है ना, आपके यहाँ क्या उस प्रदेश में हम भी निवास करते हैं अपने यहाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि शरद जोशी अगर कोई व्यंग लिखते अभी, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना से बातचीत में जब हमने पूछा कि इसमें सियासत का क्या घालमेल है, तो कोरोना बहुत जोर से हंसा और उसने कहा कि हिंदुस्तान में मैंने बहुत सियासत देखी, भाई मेरी तो सियासत में दिलचस्पी है नहीं, और वायरसों की प्रजाति राजनीति कभी नहीं देखती है। आशीष जी, बहुत संक्षेप में आपकी एक टिप्पणी। जी 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 जी। देखिए, मेरी कांग्रेसी मित्रों में एक बड़ी एक अदा है कि ये कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जहां पर विपक्ष में होते हैं तो वहां पे पूरी जिम्मेदारी उस राज्य सरकार को दे देते हैं, और जहां पर राज्य सरकार को स्वयं निभा रहे होते हैं तो वहां पर केंद्र सरकार के सांसदों पर ढोल देते हैं। तो कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी रखें। भले ही राहुल गांधी आपके नेता हो, परंतु कुछ जिम्मेदारी तो संघीय व्यवस्था में रखनी चाहिए। मैं तो सदैव कहता हूं कि ना कोई राज्य, हम तो टीम इंडिया की बात करें, और टीम इंडिया ने दूसरे देशों से बेहतर परफॉर्म किया है। परंतु जब आप छिछालेदार करते हैं और मध्य प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स का असम्मान करते हैं, तो मुझे मजबूरी से तर्क संगत होके, तथ्य संगत होके आपको आईना दिखाना पड़ता है, जिसमें आपका चेहरा कुरूप नजर आता है। परंतु फिर वही बात कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। चलिए, वाह, ये कम से कम हमारी राजनीतिक बहसों को ये थोड़ा सा ये लिटरेरी टच, साहित्य, कविताएं उस मोनोटनी को तोड़ देती हैं। बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए कि मुस्कुराहट चेहरे पर हो, और बात कहने का अंदाज जिसको कहते हैं कि कितना कोई भले ही तल्ख वाला हो, लेकिन अगर एक शेर आ जाता है तो मुस्कुराहट ले आता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आप दोनों युवा नेताओं की तवज्जो चाहूँगा। सवाल मेरा संदीप जी से है। संदीप जी, जब हमने दूसरी लहर के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात की, तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने ये बात कही। जब हमने उनसे पूछा कि कोरोना की इस एरा में क्या मैसेज है आपका लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम क्या मैसेज दें। उन्होंने हम शब्द का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी आसाम में एक रैली को संबोधित करके आ रहा हूं, क्योंकि वो चुनाव का दौर था दूसरी लहर के बीच में भी, जैसा इस देश में होता है कि हर साल या हर 1.5 साल में 5 राज्यों के चुनाव कराने ही हैं, हमें, हमारी संवैधानिक बाध्यता है। तो उन्होंने कहा कि मैसेज तो महात्मा गांधी और उस तरह के राजनेताओं का होता था, अब हम लोगों की जब कथनी और करनी में ही अंतर हो जाता है। ये मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल उनकी इस बेबाकी को मैं जिक्र करूंगा और काबिल तारीफ भी कहूंगा कि भले ही आप जो चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप उसको स्वीकारते तो हैं।
ये बात जो अवनीश जी ने खड़ी की, ये कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा सच है, चाहे उपचुनाव आ जाए, चाहे कोई और मंजर आ जाए। लेकिन इस समय हमें अगर स्कूलों में 50% उपस्थिति है तो राजनीतिक रैलियों पर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। और जिस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह को अभी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि लोग बहुत पीड़ा में रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हों, शादियों में भी कम से कम 1000 की अनुमति तो हमें नहीं देनी है, 200, 300, 400 ठीक है। इस पर आपकी राय मैं चाहूँगा। शरद जी, वाकई में राजनेता हमारे लिए एक आइडियल होता है, समाज के लिए वो एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है। सीख या आदर्श पेश उसी नेता को करना चाहिए। पहले आपको संयमित होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम अपने आयोजनों को छोटा कर रहे हैं, तब आप लोगों से कह सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कहा जाता था, कहानियाँ भी सुनाई जाती थी बचपन में कि जब कोई बच्चा आता है उससे कोई गुरुजी कहते हैं कि गुड़ मत खाना, तो पहले खुद गुड़ खाना बंद कर देते थे, बाद में उस बच्चे को शिक्षा देते थे। तो कम से कम राजनेताओं को भी ये परंपरा करनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। पहले खुद नियंत्रित हों, आयोजनों पर रोक लगाएं, संख्या कम करें, उसके बाद जनता को उसके लिए प्रेरित करें। तो मुझे लगता है कि आदर्श नेताओं को पहले पेश करना चाहिए। बहुत सुंदर। दो छोटे छोटे बहुत तेजी से उदाहरण आपको बताता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भोपाल आते हैं, बाबूलाल गौर जी ने ये किस्सा हमको सुनाया, और पैदल ही स्टेशन से वो जिस चौक में जहाँ धर्मशाला में रुकते थे वहाँ आते हैं। गौर साहब, बाबूलाल गौर जी दिवंगत नेता, बीजेपी के सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री, सेवा में रहते हैं। वो देखते हैं कि जिस तरह से झाड़ू के तिनके जोड़ जोड़ के धागा बांधा जाता है, वैसा दाढ़ी का ब्रश है। वो दौड़ के जाते हैं, पार्टी फंड से जो उनके पास 50-75 पैसे हैं, एक नया साबुन खरीदते हैं और एक नया शेविंग ब्रश खरीदते हैं, लेकर आते हैं। दीनदयाल जी जब तक निवृत्त होकर आते हैं, कहते हैं ये नया ब्रश और नया साबुन कहाँ से आ गया? बाबूलाल गौर कहते हैं साहब वो तो छिपटी है आपके पास साबुन की इतनी बड़ी, उससे क्या शेविंग होगी? वो ब्रश तो था ही नहीं, वो तो झाड़ू के तिनके थे। वो बहुत गंभीर होकर कहते हैं पार्टी फंड का ये दुरुपयोग उचित नहीं है। 50 पैसे का सर, 50 पैसे का ये दुरुपयोग उचित नहीं है। कृपया करके मेरी वो छिपटी लौटा दीजिए और वो मेरा जो तिनका ब्रश है उसको दे दीजिए। ये लौटाइए, वापस पैसे लाइए, पार्टी फंड के पैसे सुरक्षित रखिए। लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री जी ने हमसे बातचीत में कहा कि मैंने नाबालिग रहते हुए लाइसेंस बनवा लिया। बाबूजी जब गुस्सा होते थे तो तुम की जगह आप बोलते थे। रात को वो आए तो मैं नादान दौड़ के गया, लाइसेंस बनवा लिया है। बाबूजी कहने लगे अच्छा आपने लाइसेंस बनवा लिया है, आप तो नाबालिग हैं। उन्होंने माताजी ललिता जी, जो जिनका नाम ललिता जी था, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी, उन्होंने कहा ललिता जी आज हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पुत्र ने प्रधानमंत्री निवास में ही एक अपराध को कारित किया है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। आज का भोजन बंद। और वो अपने कमरे में गए, कक्ष बंद कर लिया। सर इसीलिए कोई अगर वो लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि एक समय भोजन करो, तो आज भी ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जो एक समय भोजन करते हैं। परंपरा आपको बनानी पड़ेगी। एक बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आपकी बुंदेला जी, और एक मैं आशीष जी की तरफ चलूंगा। जी सर, कोविड के नाम पर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। आशीष जी शायद भूल गए, मैंने शुरुआती बड़े पॉजिटिव नोट से की थी। मैंने सिर्फ शिवराज जी नहीं, अपने कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों के नाम भी लिए थे, भाजपा के भी, लेकिन मैंने कहा था शिवराज जी में है एक अलग अदा है, नाटकीयता है, फिल्मिज्म है उनमें। और क्योंकि हमने अक्सर देखा शिवराज जी विज्ञापन के ज़्यादा अपने आप को करीब पाते हैं। मैं तो कहता हूँ जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही, ठीक है तैयारी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको ये बता, सिर्फ बोलने से नहीं होगा शरद जी, आपको बताना पड़ेगा आपकी तैयारियां क्या है। मैंने पहले भी सवाल किए हैं, आपकी दवाइयों की तैयारी क्या, आपकी इंजेक्टेबल रेंज की तैयारी क्या? आपका अधिकार है, विधानसभा है, सड़क है, जो तमाम विधानसभा सदन चलने का देते हैं तो एक्सीडेंट उसको बंद कर देते हैं, कुछ घंटों में इसको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर देते हैं। तो मैं वही बात बताना चाहूँ, देखिए हम फिर भी वही सवाल करेंगे। ठीक है आप बाकायदा अलर्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है शिवराज जी, मैं अभिनंदन करता हूँ आपका इस चीज के लिए, लेकिन आपको बताना होगा क्योंकि ये तो सदैव की बात है, फिर बाद में वही ढाक के तीन पात कि आपकी तैयारियां क्या है। आशीष जी आशीष जी देखिए कोरोना की लड़ाई को विभिन्न तरह के मिलमा ज्ञानों से नहीं लड़ा जाता, एक साइंटिफिक तरीके से लड़ा जाता है। तो ना तो पाबंदियां एक साथ थोपी जाती हैं और ना एक साथ हटाई जाती हैं, क्योंकि एक आर्थिक पक्ष भी होता है
कि लोग कोरोना से लड़ाई के कारण कहीं रोटी की लड़ाई में पीछे नहीं रह जाएं और इकॉनमी एक कॉन्क्लूसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है। अगर आप इसमें तुरंत एकदम से पाबंदियां लगा देंगे तो हजारों लोगों, करोड़ों लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। तो मध्य प्रदेश ने 70,000 टेस्ट प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिए। मध्य प्रदेश ये आप झूठ बोल रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये आपकी बात गलत है आशीष जी। व्यवस्था करना शुरू कर दी है। ये जो रिपोर्ट आई है ये एयरपोर्ट पे टेस्टिंग के दौरान आई है, प्लीज। और उसके बाद मध्य प्रदेश में संक्रमण दर को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा और जब जैसे ही लगेगा कि जिस तरह से संक्रमण दर बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश में पाबंदियां और बढ़ाई जाएंगी। मैं तो अपने अवनीश बुंदेला जी से पूछता हूं कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इनके तो जरा उदाहरण पेश करें। अरे ये सिर्फ ज्ञान भैया मध्य प्रदेश में हमें आशीष जी, मैं और आप दोनों मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप तुरंत मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र क्यों चले जाते हैं? कोरोना की लड़ाई कोई मुख्यमंत्री ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए आपकी जाती है, जैसे कमलनाथ जी निपटते थे। ये तो सड़क पर उतर के लड़ी जाती है और शिवराज जी लड़ रहे हैं, इसका हमें गर्व है। और जिस तरह से पहली दो लहर से हमने बेहतर परफॉर्म किया था, इस बार फिर करेंगे। आप दोनों विद्वान राजनेताओं के समक्ष और तमाम जो व्यूअर्स ये पॉलिटिकल डिबेट का हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हम सबके लिए ये सवाल है कि राजनीति संकीर्ण दायरों में नहीं उलझनी चाहिए। और मैं अभी भी आशान्वित हूँ, चाहे वो शिवराज जी हों। मुझे याद आता है उनका बयान जब 12-13 में अमेरिका की एक पत्रिका ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर अचीवर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के बारे में ये टिप्पणी की, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, देश का होता है। दिग्विजय सिंह जी ने जब मुरली मनोहर जोशी जी ने नक्षत्र विज्ञान को पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पढ़ाने की बात की, तो जो दिग्विजय सिंह जी अपने बयानों की वजह से चर्चित रहते हैं, वो इसलिए चर्चा में आए कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में वो अकेले थे जिन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, ज्योतिष विज्ञान हमारी सनातन परंपरा का अविभाज्य हिस्सा है। अगर शिवराज जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी का नेता तारीफ कर देगा तो क्या उसके नंबर कम हो जाएंगे? सर, अगर ऐसी राजनीति हो गई और अगर कांग्रेस, शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस का नेता कोई तारीफ कर देगा तो उसके नंबर कम हो जाएंगे, तो फिर अटल जी, जो मुझे उनका गोल्डन वाक्य कभी नहीं भूलता, जब नरसिम्हा राव जी से मित्रता को लेकर पूछा गया एक नेशनल चैनल पर, उन्होंने कहा पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। ये साहस रखिए भैया, ये नैतिक बनिए, तब आप इतिहास में स्टेट्समैन कहलाते हैं। जब आपकी कीर्ति पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है तो सच को सच कहिए, कोई भी हो। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी उतना ही मौजूद है जितना कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ओमिक्रॉन पर सियासी वार। नमस्कार।